हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के लिए चैप्टर 9 हमारा कंटिन्यू है, पार्ट 3 है वीडियो का। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बजट में भिन्नता। ऊष्मा बजट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। जिसने पहली दोनों वीडियो नहीं देखी, पहले वो उन दोनों वीडियो को देखे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। तो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। यानी जो सौर विकिरण आ रहा है पृथ्वी की सतह पर जो आ रहा है, उसकी जो मात्रा है वो भी अलग अलग मात्रा में मिलती है। सब पृथ्वी के हर भाग में वो एक जैसी नहीं मिलती। हम पहले वीडियो में बना चुके हैं। जहाँ सौर विकिरण की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं वहाँ ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है ऊष्मा की, जहाँ तिरछी पड़ती है वहाँ कम मात्रा प्राप्त होती है। तो पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष यानी सरप्लस पाया जाता है। सरप्लस का मतलब वहाँ ऊष्मा ज़्यादा पाई जाती है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक होता है, यानी वहाँ जितनी ऊष्मा चाहिए होती है उससे कम प्राप्त होती है। तो ये जो संतुलन है, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर बहुत कम है। हर जगह संतुलन एक जैसा नहीं है। ये इसका चित्र बना रखा, भी इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। कहता चित्र में पृथ्वी वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण में अक्षांशीय भिन्नता को दर्शाया गया है। यानी अक्षांशीय भिन्नता को दर्शाया गया है। ये हमारी 0 डिग्री वाली लाइन है। फिर ये 10, 20, 70 ये उत्तरी ध्रुव की तरफ और ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये ग्राफ बना रखा है हमारा इसका, कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष यानी सरप्लस 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास कमी पाई जाती है। देखो 40 डिग्री ये लगभग, ये यहाँ तो है ज़्यादा, ठीक है ना, ये यहाँ ज़्यादा है, ये इससे ऊपर आ रहा है। और बाकी जो ध्रुवों के पास है यहाँ पर ये कमी पाई जा रही है, ठीक है। और सौर विकिरण, ये जो डार्क लाइन है ये सौर विकिरण है और डॉटेड लाइन जो है पार्थिव। सौर विकिरण जो सूर्य ऊष्मा छोड़ता है, पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी ऊष्मा छोड़ती है। कहता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से, उष्ण कटिबंधीय जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्षेत्र होते हैं, जिसमें हमारा भारत भी आता है, भारत का दक्षिणी हिस्सा सारा आता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से ताप जो है ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है, जिसके फलस्वरूप उष्ण कटिबंधीय ताप संचयन के कारण बहुत गर्म नहीं हो पाता। ताप संचयन का मतलब ताप वहाँ से ध्रुवों की तरफ चलता है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र गर्म होते हैं और ध्रुव जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। तो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ताप का प्रवाह होता है। तो इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाते, और क्योंकि वहाँ से ताप ध्रुवों की तरफ चलता है तो वहाँ भी क्षेत्र हमें वो क्षेत्र भी पूरी तरह से जमे हुए नहीं होते, और ना ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हुए होते हैं। ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से, उच्च अक्षांश का मतलब जहाँ 0 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश होते हैं, नहीं 70, 80 ये जो अक्षांश होता है इनकी बात हो रही है। तो ये था हमारा भिन्नता ऊष्मा के संतुलन में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है तापमान यानी टेम्परेचर। देखो वायुमंडल एवं पृथ्वी सतह के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया द्वारा, यानी वायुमंडल और पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया यानी एक दूसरे को जो ये प्रभावित करते हैं, वायुमंडल और पृथ्वी की सतह जो सूर्य ताप के साथ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो अन्योन्य क्रिया से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है को तापमान के रूप में पाया जाता है। भाया नहीं, पाया जाता है। ये जो है इसका क्या मतलब है, पाया जाना, ठीक है। इसको वहाँ उस टाइम पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। ऊष्मा किसी पदार्थ के कण में अणुओं की गति को बताती है। ये हम साइंस में पढ़ चुके होते हैं, पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। ऊष्मा के कारण उन पदार्थ के अणुओं में गति आती है। वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडे होने को दर्शाता है, जिसे हम डिग्री में नापते हैं। आइए समझें। तो ऊष्मा क्या करता है, पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं उनकी गति को बताता है, और तापमान उसको छूने से वो ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है, तापमान वो चीज़ होती है। दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा। अन्य शब्दों में किसी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यानी वायु का जो टेम्परेचर है वो किन चीज़ों पर निर्भर होता है या किन चीज़ों से वो प्रभावित होता है, यानी ठंडी या गर्म वायु कैसे होती है। देखो अक्षांश, अक्षांश की वजह से, अक्षांश रेखाएं सब ने पढ़ी हुई हैं। किसी भी स्थान का तापमान
उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर होता है, यानी सूर्य से वो कितनी ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। और अलग अलग अक्षांशों पर सूर्य तप की मात्रा अलग अलग है। तो सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, इसलिए वायु का तापमान भी वहाँ पे अलग अलग पाया जाता है। उत्तुंगता, उत्तुंगता या ऊंचाई। वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। पार्थिव विकिरण क्या होता है? पृथ्वी जब ऊष्मा छोड़ती है तो सबसे पहले पहली सतह यानी क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, है ना, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल, ऐसे वो गर्म होने शुरू होते हैं। यानी सबसे पहले नीचे वाला मंडल गर्म होता है, फिर उसके बाद ऊपर वाला। ठीक है, तो कहता है यही कारण है समुद्र तल के पास के जो स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित तापमानों का तापमान कम होता है। यानी समुद्र के किनारे जो शहर स्थित हैं वहाँ का जो तापमान है वो ऊंचा होता है, और जो ऊंचे स्थान होते हैं वहाँ का जो तापमान है कम होता है, यानी पहाड़ वगैरह वहाँ का तापमान कम होता है। या अन्य शब्दों में कह सकते हैं उत्तुंगता, उत्तुंगता यानी ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। तथा अन्य शब्दों में तापमान उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है। उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को, ये जो ऊंचाई बढ़ रही है उसके साथ साथ जो तापमान घट रहा है, इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। नाम याद रखना, नॉर्मल पल्स रेट। तो सामान्य ह्रास दर ये कैसी होती है? 1000 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यानी 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। जो स्थान समुद्र से जितना ज़्यादा दूर होगा वो ठंडा होगा, समुद्र के पास वाले स्थान कम ठंडे होंगे, क्योंकि जो समुद्र का जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही वो ठंडा होता है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। समुद्र के निकट के क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थलीय समीर, स्थलीय यानी स्थलीय वायु का सामान्य प्रभाव पड़ता है। वायु सहती कह लो या वायु राशि कह लो या महासागरीय धाराएं कह लो, यानी एयर मासेस या ओसेनिक करंट्स। वायु राशि भी तापमान को प्रभावित करती है। कोष्ण वायु सहती या वायु राशि, कोष्ण यानी कि जो थोड़ी सी गर्म होती हैं, कोष्ण वायु सहतियों या राशि से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक। कोष्ण क्योंकि गर्म होता है, तो जो गर्म वायु होती है, जहाँ गर्म वायु चलेगी, गर्म हवा चलेगी, वहाँ का तापमान तो ज़्यादा होगा ही होगा, और जहाँ ठंडी हवा चलेगी वहाँ का तापमान ठंडा होगा। ठंडी वायु सहतियों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी समझ सकता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा, जो महासागर के अंदर जो धाराएं चलती हैं, महासागर के अंदर भी पानी बहता है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर। तो जहाँ वो गर्म धाराएं चलती हैं वहाँ तापमान ज़्यादा होता है, जहाँ ठंडी धाराएं चलती हैं वहाँ तापमान ठंडा होता है। ठीक है, यही इसका मीनिंग था। नेक्स्ट, अगला, तापमान का वितरण। अब तापमान का वितरण पूरी पृथ्वी पर कैसा है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, और क्यों है, क्या प्रभाव है उसके, किन चीज़ों से प्रभावित होता है, वो सारा अब हमें इसमें पढ़ना है। कहता जनवरी और जुलाई के तापमान में वितरण का अध्ययन करके, यानी जनवरी में तापमान कैसा होता है पूरे वर्ल्ड का और जुलाई में कैसा होता है, इनका अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्र ऊपर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। समताप मतलब ऐसी रेखाएं हम पूरे मानचित्र पर खींचते हैं जहां पर टेम्परेचर लगभग सेम होता है जिन जगहों का। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। ठीक है, यानी ऐसे स्थानों को जोड़ती है कि यहाँ पर टेम्परेचर सेम है। तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र पर स्पष्ट रूप, यानी अक्षांशों के प्रभाव को देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्राय अक्षांश के समांतर ही चलती हैं। ये मैं आपको चित्र में दिखाऊंगा, ये रही, ये सारी रेखाएं हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको। ये देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा है सबसे भी 0 डिग्री पर। ऊपर ये समताप रेखा ये चल रही है, फिर ऊपर ये चल रही है, इधर ये चल रही है, इधर ये। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी कर रखी है इसीलिए कर रखी है कि जैसे यहाँ पर इस स्थान, ये वाली ले लेते हैं हम, इस स्थान का टेम्परेचर, और ये ऊपर को चली गई, ये इस स्थान का टेम्परेचर यहाँ पर सेम है। तो इसीलिए इस लाइन को ऐसे करते करते, यानी जहाँ से ये लाइन गुजर रही है इन सारे स्थानों का टेम्परेचर सेम है। यही काम सभी लाइनों के लिए है। अब इसमें एक चीज़ देखने को आपको मिलेगी, जैसे ये सफ़ेद पार्ट, ये क्या समुद्र, जैसे ये समुद्र में जाती हैं तो ये लाइन ऊपर को उठ रही हैं, और जैसे ही ये ज़मीन में आ जाती हैं तो ये लाइन नीचे को आ जाती है। देखो यहाँ नीचे आ गई, यहाँ ऊपर गई,
यहाँ से ऊपर को उठनी शुरू हो गई, यहाँ ये नीचे आ गई और नीचे आ गई, ठीक है। और जैसे समुद्र में गई ऊपर हो गई। तो समुद्र में ये लाइन ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ चली जाती हैं, और किसमें स्थलीय भाग पर यानी जमीनी भाग पर ये लाइन दक्षिण की तरफ आ जाते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे। देखो ये जनवरी का टेम्परेचर का चित्र दिखा रखा है। कहता है जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों में यानी महासागर यानी समुद्र में उत्तर की ओर और महाद्वीपों में महाद्वीप यानी जमीन पर दक्षिण की ओर झुक जाती हैं। जनवरी का माध्य मासिक तापमान विषुवतीय रेखीय महासागरों पर जो विषुवत रेखा के पास पड़ती है 27 डिग्री से ज़्यादा होती है। उष्ण कटिबंधियों में यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच 24 डिग्री से ज़्यादा होता है। मध्य अक्षांशों पर 20 डिग्री होता है। मध्य अक्षांश कौन से होते हैं? जो ये होते हैं हमारे पास, ये बीचों बीच, ठीक है ना, यानी यहाँ इसके और इसके जो बीचों बीच होते हैं, यहाँ पर 20 डिग्री होता है, 20 डिग्री से 0 डिग्री होता है। और एवं यूरेशिया के आंतरिक भाग में ये -18 डिग्री सेल्सियस से -48 डिग्री सेल्सियस ये होता है। यानी यूरेशिया का भाग यानी ये वाला जो पोर्शन है ये, और जो मध्य अक्षांश थे वो ये थे हमारे पास, ठीक है। इसको खोल रहा है। तो ये ऊपर उत्तरी ध्रुव में, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव में महासागर ज़्यादा है, ज़मीन कम है, इसलिए वहाँ का मैटर अलग है। दक्षिणी गोलार्ध जिसको हम बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में भिन्नता कम होती है, यानी वहाँ लाइन ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा है। समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समांतर चलती हैं। देखो ये जो है ये लगभग एक जैसी चलती हैं, क्योंकि यहाँ पानी है, यहाँ ऊपर नीचे कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग सेम है। अब जुलाई की बात करते हैं। जुलाई, इस मौसम में समताप रेखाएं उष्ण कटिबंध में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक के कोष्ठ का निर्माण महाद्वीपों के भीतर करती हैं। यहाँ 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों पर 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं देखी जा सकती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की समताप रेखाएं उत्तर की अपेक्षा सीधी ऊपर भी ऐसी था, जनवरी में भी ऐसे था, यहाँ भी ऐसा था। अब जुलाई में क्या होता है? जुलाई में उल्टा है। जुलाई में जब ये पानी में चलती हैं तो नीचे की ओर झुकती हैं, और जब ज़मीन पर आती हैं तो ये ऊपर की ओर जाती हैं। देखो जब ये पानी में आई तो पानी में नीचे है, तो ज़मीन में आई तो ऊपर हो गई, जबकि वहाँ समुद्र में ऊपर हो रही थी, तो ये ऊपर है। अब यहाँ के दोबारा नीचे हो गई, फिर ये ऊपर चली समुद्र में आकर फिर दोबारा ये नीचे हो गई। तो यही चीज़ इसने बताई है। ये तो जनवरी जुलाई का देखा था। अब ये जो सारी रेखाएं हैं ये क्या हैं? ये जनवरी और जुलाई के बीच के जो महीने हैं उनका ये टेम्परेचर की ये रेखाएं बता रही हैं कैसा होता है। तो ये हमारा टेम्परेचर के बारे में था। टेम्परेचर हमने पढ़ लिया। अब आ गया तापमान का व्युत्क्रम। टेम्परेचर इन्वर्जन किसे कहते हैं? ये हमने पढ़ रखा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम नहीं होता, बढ़ता है। तो उसी को हम तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अब वो जो कौन कौन सी होती हैं, क्यों होता है ऐसा, अब ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तापमान का व्युत्क्रमण, वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के धरातल से बिल्कुल सटी हुई है, पढ़ चुके हो आप पहले चैप्टर, उसमें 8वें चैप्टर में ऊंचाई के साथ सामान्य परिस्थितियों में तापमान घटता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्षोभ मंडल में जब ऊपर जाते हैं हम तो तापमान हमारा घटता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में, रेयर केसेस में, ऊंचाई के साथ तापमान घटने के स्थान पर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को ही व्युत्क्रमण कहते हैं, यानी रेसिप्रोकल, आपने पढ़ा होगा। स्पष्ट है कि तापमान के प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण में धरातल के समीप ठंडी वायु तथा ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। वरना क्या होता है? धरातल के समीप गर्म वायु होती है, ऊपर की वायु ठंडी होती है, तभी तो तापमान घटता है। इसमें व्युत्क्रमण में क्या होता है? उल्टा होता है। धरातल के समीप यहाँ ठंडी वायु होती है और उससे ऊपर के जो परतें आ जाती हैं, ऊपर जाने पर वहाँ पर गर्म वायु होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं, क्या क्या कारक हैं, वो देखिए। तापमान के व्युत्क्रमण के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां सही हो गई। लंबी रातें, जहाँ जिन स्थानों पर या जिन देशों में लंबी रातें होती हैं वहाँ तापमान का व्युत्क्रमण होता है, यानी वहाँ ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है। क्यों? पृथ्वी दिन के समय ताप ग्रहण करती है, क्योंकि सूरज दिन में निकलता है, और रात के समय उस तापमान को ये छोड़ती है, यानी पार्थिवीकरण ये करती है। रात्रि के समय ताप छोड़ने से पृथ्वी ठंडी हो जाती है और पृथ्वी के आसपास की वायु भी ठंडी हो जाती है। जो पृथ्वी से लगी हुई वायु है वो ठंडी हो जाती है, ऊपर की वायु गर्म रह जाती है, तो तापमान का व्युत्क्रम हो जाता है। तथा
इसके ऊपर की वायु अपेक्षाकृत गर्म होती है, जिससे व्युत्क्रमण होता है। स्वच्छ आकाश यानी आकाश का साफ होना। भौमिक विकिरण या पार्थिव विकिरण के द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने के लिए जो आकाश है वो साफ सुथरा होना चाहिए। साफ आकाश है तो ऊष्मा, पृथ्वी ने जो ऊष्मा छोड़ी है वो सीधे वायुमंडल में चली जाएगी। लेकिन अगर बादल हो रहे हैं तो वो ऊष्मा बादलों से टकराएगी, वो फिर दोबारा पृथ्वी की तरफ आ जाती है। तो कहता है के लिए स्वच्छ अथवा मेघ रहित आकाश का होना आवश्यक है। मेघ जो होते हैं विकिरण में बाधा डालते हैं, वो अंतरिक्ष में नहीं जाने देते, तथा पृथ्वी एवं उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से भी वो रोकते हैं। जब उससे टकराकर ऊष्मा वापस आएगी तो जो पृथ्वी के साथ वायु है उसको दोबारा वो गर्म कर देगी। तो ये स्वच्छ आकाश होना चाहिए। शांत वायु यानी बहुत तेज हवा नहीं चलना, जिसको बोलते हैं। वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। जब वायु चलती है तो अपने साथ वो टेम्परेचर को भी या ऊष्मा को भी बहाकर ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिससे नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाती और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता। शुष्क वायु जिसमें नमी नहीं होती। शुष्क वायु में ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है क्योंकि नमी तो उसके अंदर है ही नहीं, जिससे तापमान की ह्रास दर में, ह्रास का मतलब कमी में, कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु शुष्क वायु भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर पाती। जो शुष्क वायु है, भौमिक यानी पृथ्वी से जो विकिरण आ रहा है उसको ये ग्रहण नहीं कर पाती, अतः ठंडी होकर तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति बना देती है। तो ठंडी रह जाती है, तो तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। हिमच्छादन यानी जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, ऐसे प्रदेश जहाँ बर्फ ज़्यादा पाई जाती है। हिम यानी बर्फ सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। ये हमने ऊष्मा के संतुलन में, बजट संतुलन में पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में, कि जो बर्फ है वो सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, यानी वापस वायुमंडल में भेज देता है, जिससे नीचे की वायु यानी जो उस बर्फ से जो के साथ साथ जो वायु बह रही है उसकी परत ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रमण होता है। इन क्षेत्रों में साल भर व्युत्क्रमण होता रहता है क्योंकि बर्फ तो हमेशा जमी रहती है, तो नीचे की वायु कभी गर्म हो ही नहीं पाती। तो ये था हमारा तापमान का व्युत्क्रमण। अब दो ये नियम है, ये आपकी बुक में छोटे से ब्रैकेट में दे रखे हैं, इनको बताता हूँ। क्या प्लैंक का नियम क्या होता है? प्लैंक का नियम हमें बताता है कि कोई वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा का विकिरण करेगी। यानी जो वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी ही ऊष्मा वो छोड़ती है और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही लघु होगी। ठीक है, जो ज़्यादा ऊर्जा छोड़ता है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, जो कम ऊर्जा छोड़ता है यानी ऊष्मा छोड़ता है उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। जैसे सौर विकिरण, सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म है तो उससे आने वाली जो किरणें हैं उनकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। तरंग दैर्घ्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तरंग दैर्घ्य ये होती है, ये इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये लघु तरंग दैर्घ्य है और ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य है। पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती सूर्य के मुकाबले, तो वो जो ऊष्मा छोड़ती है वो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली छोड़ती है। तो आप इस बात को ध्यान रखना। विशिष्ट ऊष्मा, 1 ग्राम पदार्थ, कोई 1 ग्राम पदार्थ है, 1 ग्राम का पदार्थ है, उसका तापमान अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितने भी ऊर्जा की या ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो 1 ग्राम तापमान का अंश, 1 अंश बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन वीडियोज़ को आप दोबारा देख सकते हो, इस चैप्टर को कभी भी रिवाइज कर सकते हो, अपने फ़ोन में इनको सेव कर लेना और अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को बताना ताकि वो भी इन वीडियोज़ से लाभ ले सकें और अपना सिलेबस समय से कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।